with introduction. Today is 27th January 2025. 75th रिपब्लिक 76 पे आ गए ना हम लोग, ठीक है। 76 रिपब्लिक ईयर चल रहा है और 2025 है, 27 है। टुडे इज मंडे, टाइम इज अबाउट 5:20 to 25 PM in Lucknow. Again, I am Mr. with me Ankit sir on behalf of the Samit Line Shoot. We are going to present our first lecture of introductory lecture of BNS भारतीय न्याय संहिता. इसके पहले this BNS has replaced the IPC. IPC has replaced the Mohammedan law. Mohammedan law has replaced the Hindu law. Hindu law has replaced the natural laws. Replace चल रहा है, नेचर है, चेंज, जो चेंज है ना ये पार्ट ऑफ द नेचर है. हम इस फर्स्ट लेक्चर में आप सबको जैसा ट्रेडिशन चला आ रहा है, थोड़ा सा कहानी, थोड़े से किस्से जो बच्चे सुने होंगे, कोई बात नहीं, एक आध बार पुरानी पिक्चर फिर से देख लेते हो ना, तब भी तो मजा आता है. ऐसा तो है नहीं कि वो गब्बर और शोले बदल जाता है, फिर भी मजा आ जाता है. अब की आप जरूर कहते हो कि वो कहता कौन मत नाचना बसंती, अब आप जरूर आप इमोशनल है, अब नाचो बसंती, पैसा दिया होता है ना. तो ये एक अलग बात है, आप भी कह सकते हैं आई एम बसंती, आप लोग व्यूअर्स हैं. फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता. नाम ही जैसे लगता, भारतीय न्याय. पहला था इंडियन, इंडियन को क्या चेंज किया, भारतीय. रीजन था जो इंडियन था वो वर्ड कन्फाइंड होता था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, उसको इन्होंने रिप्लेस किया वर्ड क्या करके, भारत. यानी ये अब जो लॉ है ये हर जगह लगेगा. पहले पीनल लॉज था, पीनल मीन्स पनिशमेंट. पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, when you have done certain wrongful act you will be punished. punishment का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी पर्सन जो काम अपना करता है वो काम, वो लिबर्टी आपको एक्सरसाइज न करनी दे. घूमना फिरना हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लिबर्टी, मूवमेंट, सब हमारा फंडामेंटल राइट है ना. अगर किसी का फंडामेंटल राइट कर्टेल कर दो तो वही क्या बन जाता है, पनिशमेंट. सिंपली पनिशमेंट है क्या, जो ऑर्डिनरी आदमी करता है उसको ना करने दीजिए, यही क्या है, punishment in order that such person has realized what I have done is wrong. इसी के लिए पनिशमेंट देते. तो पहले पीनल लिखा था. ऐसा हमारी सरकार को मानना था कि ये पीनल वर्ड से लगता है कि ये केवल ब्रिटिशर्स जो इंडियंस को पेनलाइज करने के लिए इसको बनाए थे, यानी ये सेंट्रिक टूवर्ड्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड है. और एक्यूज का मतलब उस समय कौन होता था, हमारे ब्रिटिश इंडियंस. तो ये कहा गया कि अब पीनल की जगह जस्टिस कर दो वर्ड. होलिस्टिक जस्टिस का मतलब बैलेंस अप्रोच, और संहिता मतलब कोड. हम लोग जानते हैं कोड मीन्स कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड कोड. कोड की जगह हिंदी में क्या बोला, संहिता. भारतीय न्याय संहिता, 3 इंडिकेशंस इसका है, इसीलिए इसको रखा गया था. मगर बीएनएस मैंने फिर बताया, बीएनएस ने रिप्लेस किया आईपीसी को. आईपीसी ने किसको रिप्लेस किया था, मोहम्मदन लॉ. मोहम्मदन लॉ को किसने रिप्लेस किया, मोहम्मदन लॉ ने किसको रिप्लेस किया था, हिंदू लॉ. यानी ये रिप्लेसमेंट का जो क्रम है ना, हर आदमी का भी रिप्लेसमेंट होता है. ये क्रम है, ये सीरीज है, ये चलता जाएगा. ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है. अब वो नेचर किससे कराएगी मालूम नहीं. में सच पर्सन में भी ए बी सी कोई भी हो सकता है, इट में भी मैकाले, इट में भी अमित शाह, कोई भी हो सकता है. वो नेचर जिससे कराना चाहती है करा लेती है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, थोड़ा सा एक छोटा सा आधे घंटे का एक हिस्ट्री आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आईपीसी नहीं पढ़ी थी, बाद में ज्वाइन किया था. तो एक हंसी मजाक में एक इंट्रोडक्शन लेते हैं. अच्छा, थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ी सी जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज हो, हम लोग जानते हैं इंडिविजुअल लाइफ के मामले में जॉन लॉक का नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सुना है ना, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. अमेरिकन फंडामेंटल राइट इसी पे बेस्ड है, एलएलपी बोलते हैं ना, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी. किसका कॉन्सेप्ट था, जॉन लॉक, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने यही कहा था कि देखिए, जब हमारा छोटे छोटे हम लोग कुल वंश फैमिली बना के जब स्टेट बनाए, हम लोग सीधे किस पे आ जाएं, स्टेट. जब राज्य बना ना, स्टेट बना, तो स्टेट का 2 ही जिम्मेदारी सबसे बड़ा था.
ध्यान रखिएगा, उसी से पूरी पीनल लॉज बनती है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। एम ऑफ द पीनल लॉज क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, और साथ ही सेकेंड उसका एम होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कोशिश की जाए कि लॉ ब्रेकर्स शुड बी पनिश्ड। देखिए, प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसके बिना तो कोई कंट्री सरवाइव कर सकता है, बट बिना पीनल लॉज के कोई कंट्री सरवाइव नहीं करेगा। वो हो सकता है कि कहीं की लॉ बड़ी हार्श हो, स्ट्रिक्ट हो, और कहीं की थोड़ी लिबरल हो, और इस वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी लिबरल के बीच में जो है वही है भारतीय न्याय संहिता, जिसको रेशनल लॉज बोलते हैं। हम लोग क्या है, रेशनलिज्म, ठीक है। तो स्टेट का जो दो मेन टास्क होता है, राज्य का, स्टेट हैज टू मेन टास्क, टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स, as well as to maintain law and order. For this purpose, any state legislate the law, make the law for this end. इसी end के लिए बनाते हैं, और इसी लॉ को हम लोग पीनल लॉज कहते हैं। शुरुआत में चूंकि ट्रेस नहीं है इंडिया की हिस्ट्री, ये तो नहीं कहा जाएगा, मगर ये है कि ब्रिटिशर्स ने आके काफ़ी कुछ यहाँ चेंज वेंज कर दिया, तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती बोला तो यही गया है कि इंडिया में जो आए थे वो शुरू से फॉरेनर्स आते थे, और उन फॉरेनर्स में नंबर 1 थे आर्यंस। यही बोला जाता है कि यहाँ जो अब ओरिजिनल लोग थे, द्रविडियंस थे, उनको कल्चर्ड बनाने के लिए कौन आए? आर्यंस। यानी आर्यन भी, चूंकि ब्रिटिशर्स को बताना था कि हम यहाँ के हैं, और हम भी अगर फॉरेनर हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा किसकी रूल एक्सेप्ट करते रहे हैं? फॉरेनर्स की। और इसके लिए उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तमाम तरह की बुक लिखी गई, और उसमें बताया गया कि एक आर्यन थे, प्रिजम्पशन, और आर्यन आए, आर्यन ने आप लोग के ऊपर रूल किया, यानी आप लोग रूल्ड हैं। आप लोग क्या हैं? रूल्ड है। रूलर हमेशा बाहर से आएगा। तो आर्यन ने कुछ लॉज बनाए, और उसी आर्यन की सिविलाइजेशन आगे चली, और 11वीं सेंचुरी आते आते हम सब जानते हैं। तो इसको स्टेप वाइज लिखिएगा, लिखना नहीं बस समझ लीजिए, कभी आ जाए ना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीनल लॉज इन इंडिया, सारी किताबों में मिलता है, बस आप छोटा सा लिखिएगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीनल लॉज इन इंडिया। भारत में पीनल लॉज को कैसे स्टेप वाइज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, कहीं ऐसे उससे हो तो नोट करना करिए, वैसे मतलब पेन रखे रहिए, क्योंकि ये हम कोई भेजे उजेंगे नहीं। पीनल लॉज जो क्रिमिनल लॉ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़ानी है, बतानी है, उसके पहले देखिए एक लिखवा भी दिए ना, पीछे लिखा सेक्शन सब सेक्शन। एक बच्चा कह रहा था कि सर बड़ा बेसिक चीज़ तो पहले बताना ही चाहिए ना। हाँ भाई, बेरैक पढ़ने का तरीका, आप इतना बेरैक हम पढ़ा दे रहे हैं। तो किसी बच्चे ने मुझसे बोला था, तो जब भी देखिए आपको सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन, वो होल नंबर होता है, उसके बाद ब्रैकेट में होता है, उसको क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। उसके बाद कुछ होगा तो वो क्लॉज होगा, और क्लॉज के बाद जो फर्दर डिवाइडेड होगा सब क्लॉज। आप टेररिस्ट जो अपना 113 एक्ट है वही तो है शायद 113, देखिए ना ऐसे लिखा। तो पहले वाले को सेक्शन, सेक्शन के बाद जो ब्रैकेट में आएगा उसको क्या बोलेंगे? सब सेक्शन। उसके बाद जो फॉलो करेगा वो क्लॉज, और क्लॉज के बाद सब क्लॉज। सब क्लॉज को रोमन वाले में लिखते हैं हमेशा। क्लॉज को देखिए ABCD में अल्फाबेटिक होता है, और सेक्शन को हमेशा होल नंबर में, और सब सेक्शन को ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। ये हमेशा पैटर्न है, सेक्शन, सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, ये पढ़ने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हिंदू लॉ हम लोग बात करें, तो जब सबसे पहले जो हमारे पास कोडिफाइड लॉ के रूप में रही है वो रही है स्मृतिज। हमारा हिंदू, देखिए एक पुराने ज़माने में हमारा जो टोटल सोशल स्ट्रक्चर था ना, उसमें चाहे प्रॉपर्टी लॉ हो, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ, सब कंपाइलेशन एक ही कोड होता था। और उस कोड में हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव कोड था मनुस्मृति, जो मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य दो की स्मृति आती है ना, इन दोनों में मनुस्मृति में करीब करीब 18 चैप्टर्स हैं, और उसमें सबके बारे में लिखा गया है। उसमें प्रॉपर्टी लॉ है, फैमिली लॉ है, सक्सेशन लॉ है, गिफ्ट का तरीका है, उसमें पीनल लॉज भी हैं, ऑफेंसेस के बारे में दिया गया है। तो शुरुआत में जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस वी गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, हम लोग हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे थे।
बस मनुस्मृति में एक शॉर्ट में एक छोटा सा बना है कि थोड़ा सा उस जमाने, देखिए आज के हिसाब से हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उस समय जो रहा होगा वो, तो मनुस्मृति में थोड़ा सा ये कास्ट सिस्टम बेस्ड था। जो पेनाल्टीज थे किस सिस्टम पर बेस्ड थे? कास्ट सिस्टम पे। अवर्णा सवर्णा बोलते थे, तो जो सवर्ण थे स्पेशली ब्राह्मण्स, इफ दे हैव कमिटेड द सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर वगैरह, तो उनको कहते थे ब्राह्मण को, एक आध पिक्चरें भी आई है ना, ब्राह्मण को अगर बैनिशमेंट दे दिया जाए देश, तो वो मृत्युदंड से बड़ा दंड है ना। वो घूमर घूमर पिक्चर में क्या दिखाया था? पंडित जी को कहा पद्मावत, वही तो देखिए, वही था मनुस्मृति में कहा गया था। अब वो पिक्चर पद्मावती या जो भी, उसमें देखिए पंडित जी को सबसे बड़ा दंड क्या दिया गया था? कहा नहीं, वो हीरोइन कही नहीं, मृत्युदंड नहीं, इनको कौन सा दंड दिया जाए? सबसे बड़ा दंड क्या होता था उस जमाने में? तो ब्राह्मण्स एंड अदर हायर कास्ट पर्सन हैज अवॉर्डेड विद द सीवियर मोस्ट पेनल्टी, बैनिशमेंट। कहते थे उनका देश छूट गया तो अब वो उनका कोई एग्जिस्टेंस, यानी मनुस्मृति में ये देखा गया था कि अवर्ण सवर्ण करके पेनल्टी जो पनिशमेंट सिस्टम अलग था, यानी इक्वलिटी नहीं थी। देखिए उस समय के लिए वो सही रहा होगा। बाकी और मनु का जो स्मृति थी वो थोड़ा सा ब्राह्मणिकल ऑर्डर बेस्ड थी, वो तो था, बाकी वो ठीक था। मगर जब उसके बाद हिंदू लॉ, यानी हम लोग कह सकते हैं मनुस्मृति, वो चलने लगी, उसी के हिसाब से गवर्न हो रहे थे मेजर पोर्शन ऑफ द इंडिया। इंडिया तो ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, जो भी पोर्शन था। उसके बाद मुगल्स आए भारत में, जो मुगल्स आए, तो मुगल ने बहुत बड़ा, खास तौर से हमारा अकबर की बात करते हैं ना, तीन ही द ग्रेट बोलते हैं, अशोक द ग्रेट, अकबर द ग्रेट बोलते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तीन के साथ द ग्रेट लगाया जाता। बाकी आप लोग अपना अपना लगा लें, वो तो आपकी है, मगर दूसरा अगर लगा के दे तो बड़ी बात होती है ना। हालांकि कई और ग्रेट बनने की तैयारी में है, ठीक है। अभी तक तीन हम लोग द ग्रेट सुनते, तो अकबर द ग्रेट मेरे ख्याल से 1526 से लेकर लंबा उनका रेन रहा है, और 1611 तक चले। अकबर का बड़ा था, हाँ 1500, हाँ वही तो कहा 1556 ना, 1556 से 16, यानी बहुत बड़ा इनका टाइम रहा। इस समय पूरे इंडिया में सेराज, अब यहाँ देखिए सेकंड, देखिए दूसरा पीनल लॉज में पहला कौन सा था? मनुष्य, यानी जो आप कह सकते हो हिंदू एंशियंट लॉ उसको बोलते हैं। दूसरा जो हेड मिलता है वो मोहम्मडन लॉ की बात आती है, क्योंकि देखिए जब रूलर्स आते हैं तो अपने साथ अपनी क्या लेके आते हैं? लॉ लेके आते हैं। जो भी रूलर होगा ना, अपने यहाँ का लॉ आपके यहाँ पास इम्पोज करेगा। तो फिर अब सेकेंड जो सिस्टम था, आप अकबर के समय से कहें 1556 से, तो जो मुस्लिम यानी मोहम्मडन लॉज था वो यहाँ चलने लगा। और मोहम्मडन लॉ में वो जो ट्रेडिशन हदीस बोलते थे ना, जो कुरानिक लॉ पे बेस्ड था, उसको शरा बोलते हैं, SHARA। शरा मतलब पीनल लॉज, मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ। मोहम्मडन क्रिमिनल लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? शरा। शरीयत उसी से तो निकला है, ठीक है, SHARA, शरास। अच्छा, शरा जो बेस था, शरैया जो बेस था, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ प्रोफेट एंड वर्सेस ऑफ कुरान, कुरान की आयतों पर निर्भर था। तो उस समय ना मोहम्मडन लॉ जब 1500 साढ़े 1500 पे चलने लगा, तो उसने हिंदू लॉ को रिप्लेस कर दिया जो, और अब जो चलने लगा तो उसमें जो मोहम्मडन लॉ कंसिस्ट ऑफ, ये कहीं लिख लीजिएगा, कभी कभी जीएस में होता है, मोहम्मडन लॉ कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ पनिशमेंट। मोहम्मडन लॉ कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, 4 तरह के दंडों का उसमें समायोजन था, प्रोविजन था। उसमें पहला बोलते थे कियास, QISAS। कियास माने रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट समझ गए ना, म्यूटिलिएशन बेस्ड। हाथ चोरी कर रहा है तो क्या काट दो? हाथ। आंख के बदले आंख। गांधी जी कहते थे ठीक नहीं है, आंख के बदले आंख लोगे तो पूरा वर्ल्ड हो सकता ब्लाइंड हो जाए। बात सही है। गांधी बिलीव ऑन द रिफॉर्मेटिव थ्योरी। वो किस पे बिलीव करते थे? रिफॉर्मेटिव ना। वो कहते थे हेट द सिन नॉट द सिनर। कभी भी पाप से घृणा करो, पापी से। ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट था, और वो रिफॉर्मेटिव। मगर देखिए,
तो मुस्लिम लॉ पे आते तो मोहम्मदन लॉ 4 तरह का था। 4 तरह के पेनाल्टीज थे शरीयत में, शराज में। पहला कियास, कियास मीन्स रिटेलिएशन, बस छोटा छोटा लिखिएगा, कियास मतलब रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट। दूसरा होता था द्युत, DIYUT, द्युत मतलब ब्लड मनी, DIYUT। मान लो कोई चला रहा गाड़ी, एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाए या किसी तरह एक्सीडेंटल जिसमें इंटेंशन इन्वॉल्व ना हो, मगर अगले का डेथ तो हुआ रैश एंड निग्लिजेंट एक्ट से, तो अगर उसके परिवार वाले चाहें, ये अभी भी चलता है ना, उधर आप चाहें ना अरब कंट्रीज में तो चलता है द्युत। द्युत का मतलब ब्लड मनी होता है। अगर उसके घर वाले चाहें, जो विक्टिम था उसके घर वाले चाहें तो उसका जितना पैसा चाहें अगर ले लें तो इसको एग्जेम्प्ट या एक्सोनरेट कर सकते हैं, मगर ये एक्सीडेंटल मैटर में है, इंटेंशनल वाला तो कियास में जाएगा। एक्सीडेंटल अगर किसी ने किसी की डेथ कर दी है, वो तलवार वलवार चला रहा, भला पीछे कोई खड़ा था, वो निपट गया, तो ऐसे मामले में द्युत मनी का प्रोविजन था, ब्लड मनी, द्युत। तीसरा बोलते थे हद, फिक्स पेनाल्टीज। कुछ छोटे ऑफेंसेस में फिक्स पेनाल्टी थी, HADD, यानी कियास, द्युत और हद, HADD, फिक्स पेनाल्टीज। मुस्लिम लॉ में कुछ मैटर में कुछ पेनाल्टीज फिक्स की गई थी, जेल ओल टाइप का, या ना होता है इसको 15 कोड़े मार दो, है ना, उतना हो गया, निपट गया मैटर, चलो शांत हो गया। और होता था तजीर, TAZIR, चौथा था तजीर। इट इज तजीर मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन है कितना पनिशमेंट देना है। तो देखिए शरिया कंसिस्ट ऑफ, शराज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ पनिशमेंट। पहला कियास, रिटेलिएशन, दूसरा द्युत, ब्लड मनी, तीसरा हद, फिक्स पेनाल्टीज, तजीर, तजीर का मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द। मुस्लिम लॉ चलता रहा, अपने हिसाब से चल रहा था, 300-400 साल चला। उसके बाद हम सब जानते हैं, अब थर्ड इरा लिखिए, अब आ रहा है ब्रिटिश इरा। अब कौन आ रहे हैं हमारे यहाँ? ब्रिटिश इरा। देखिए हिस्टोरियंस जो आज के नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है वो डिनाई करते हैं पहला वाला कि आर्यंस नहीं आए थे, आर्यंस यहीं के थे। बाकी ठीक है, मुस्लिम्स आए थे, ब्रिटिशर्स, मगर आर्यंस का अभी भी कंट्रोवर्सी है। तो अब देखिए ब्रिटिश इरा की बात करते हैं। 1600 याद है सबको, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता ब्रिटेन में। उसके पहले भारत में बहुत लोग आ चुके थे, फ्रेंच, डेन, पोर्टुगीज, ये सब आ चुके थे ना। सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से यही आए हैं, फ्रेंच आए, तो सेकेंड लास्ट होंगे ये। वो आप लोग का हायरार्की याद होगा ना, रटते हैं ना आप लोग, पता नहीं कैसे PDP कुछ करते हैं। मेरे ख्याल पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, वास्को डिगामा ना, है ना, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे। वो सीरियल देख लीजिएगा, वो सब GS का क्वेश्चन बताओ, जो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स, हाँ डेन्स और फ्रेंच, ये हायरार्की होती कि फॉरेनर्स जो यूरोपियन, फॉरेनर नहीं, यूरोपियंस कौन कौन सा है। तो देखिए जब यहाँ पे आए ना तो उस समय और फॉरेनर्स आ चुके थे, मालूम था कि इंडिया से बिजनेस करना ठीक है क्योंकि यहाँ पे पैसा था, और इंग्लैंड में रिनेसा पीरियड चालू हो रहा था। रिनेसा मतलब हर तरह से अपब्रिंगिंग हो रही थी, हर तरह से कहते हैं पुनर्जागरण हो रहा था, और उन्हें मार्केट चाहिए। क्या चाहिए होता है उन्हें? रॉ मटेरियल भी चाहिए था और मार्केट चाहिए था। मार्केट की तलाश आज भी है, देखो लोगों को, सामान बना लेंगे, बेचेंगे कहाँ, तो मार्केट चाहिए था। भारत में आए, सबसे पहले आए थे आप जानते हैं ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हॉकिंस आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? हॉकिंस की सीटी बजी ना, खुशबू ही है ना, इसी से याद रखा जाता। 1605 में हॉकिंस आए, हॉकिंस पहुंचे, उस समय जहांगीर थे ना, सब जानते हैं ना, राजा कौन थे? जहांगीर। पहुंचते हैं जहांगीर से, कहते हैं सर आई वांट टू मेक अ बिजनेस, और ये वो, जहांगीर ने ध्यान नहीं दिया, कहा है चिंटू पिंटू से हम बात ही नहीं करते हैं, ये कहाँ से पकड़ लाए, अजीब सा गोरा टाइप का आदमी दिख रहा है, वो जोकर ही टाइप, आराम से कुर्ता पजामा पहने बैठे, वहाँ पैंट शर्ट टाइट किए हुए, अगला लग रहा है कहीं जोकर टाइप का आदमी है। क्या चाहिए? क्या बिजनेस को? भाग जाओ, बिजनेस में समझ करेंगे, हमारी महारानी बुला रही है, हम वहाँ जाएंगे। शौकीन थे जहांगीर, नहीं दिया कोई, उनको वापस लौटा दिया, कहा जहां से आए हो वही पकड़ो अपनी नाव और पहुंच जाओ। हॉकिंस गए ना, हॉकिंस को समझ में तो आ गया,
कि कुछ गड़बड़ है, जो मेरी ओर से होमवर्क किया जाना। अब वहाँ पर इंग्लैंड में देखिए वो हार नहीं मानते हैं। इंग्लैंड यूरोपियंस कभी, अच्छा हार की उनके यहाँ कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हार का क्यों नहीं उनके यहाँ दिक्कत है। हमारे यहाँ ना अरे बाप रे बाप 25 हो गया, 30 हो गया, अब शादी नहीं हुई, ब्याह नहीं हुआ, क्या हो। समाज सोसाइटी ऐसी पैरामीटर्स बनाया है ना कि यहाँ पर हम लोग को और भी चीज़ों का क्या होना पड़ता है। यूरोप में ऐसी कोई यूरोप या अमेरिका में ऐसा कोई प्रेशर, अच्छा जब प्रेशर नहीं होता ना, परफॉर्मेंस परफेक्ट होता है। हाँ, अब तुम लोग क्या ऐसा ना हो मतलब पढ़ो लिखो ना को प्रेशर खत्म कर दिए, नहीं नहीं, प्रेशर रखिए। आप भारत में हैं, यू आर नॉट, जब और अच्छा कर्म करना ना, अभी तो आधा अच्छा किया आधा करा, बीच की कंटी में भेजेगा, बहुत अच्छा करोगे तो कहाँ भेजे जाओगे। तब वहाँ अमेरिका और इस तरह के यूरोपियन कंट्री फाय वाली अंग्रेजी बोलोगे, सीखना नहीं पड़ता अंग्रेजी, वहाँ पैदा होते आती है। यहाँ तो भैया अंग्रेजी के स्कूल जाते हैं तब पढ़ने आता है। खैर, अब उन्होंने भेजा 1611 में आए सर थॉमस रो। अच्छा हॉकिंस को ही इंग्लिश खान कहते थे ना। अच्छा ये सब सीख के आते थे, वो जो फारसी लैंग्वेज है ये लोग सीख के आते थे, इतना काम करके मेहनत करके आते थे, क्योंकि बिजनेसमैन थे ना। दे आर सिंपली अ बिजनेसमैन, दे वांट टू अर्न। अगर उन्हें अर्न करना है तो उन्हें जानते हैं लर्न करना, लर्न करेंगे तभी क्या करेंगे, पढ़ लिख के आए थे। सर थॉमस रो आते हैं, ये पूछा जाता है। अब सर थॉमस रो आप जानते हैं गिफ्ट लाए थे ना। सर थॉमस रो जहांगीर को उन्होंने देखिए कमियां ढूंढा कि हर आदमी के लिए क्या है आवश्यकता, तो जहांगीर को वो दिया, चूंकि वो हाँ वही देसी से बहुत अजीब सा होता था, गिर उड़ जाते थे। ही वांट इंग्लिश, इंग्लिश मिली और कलरफुल, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत खुश हुए। और दूसरा चैरियट दिया था। अभी तक घोड़े चलते थे तो ना, अपनी पत्नी के साथ घोड़े बैठना बहुत मुश्किल है। फुल फैमिली आप लोग तो कार पे चलते हैं, बगल में बैठा लिए, वो कंसेप्ट। ये बेटा ये 20 साल से ऐसे पे हंसा रहे हैं, ये में कोई चेंज नहीं है, ये वही पुराना माल है जो मैंने गिलिट करके आपको चमका दे देते हैं, ठीक। हाँ, तो अब देखिए 1611 में पूछा जाता है कि किसको फरमान मिला फॉर बिजनेस। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा वो जो आया था नुमाइंदा, जिसने बिजनेस के लिए एक्सेप्टेंस फरमान ले लिया, किससे, जहां सर थॉमस रो। उसके बाद अब चलता रहा, बिजनेस करते रहे। आप जानते हैं छोटी छोटी कॉलोनियां, परमिशन लेते रहे, कंसेशन देते रहे, देते दबाते आप जानते हैं वो हिस्ट्री का पार्ट है। प्लासी, वार ऑफ प्लासी और वार ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध और बक्सर का, ये दो युद्ध जब रॉबर्ट क्लाइव ने जीता है ना, जैकाल ऑफ इंडिया, लड़ता नहीं था वो, केवल जीतता था, वो लड़ता नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ यही तो कहते थे ना, वो लड़ता नहीं था, लड़वाता था। उसका काम ही क्या था, डिवाइड एंड रूल। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने पूरा, तो यहाँ लगभग ना 50% से ज्यादा एरिया इनके पास आ गया। बट स्टिल हम लेट अस टॉक अबाउट द क्रिमिनल लॉ। अभी भी ना क्रिमिनल लॉ बड़ी वेरिड है, अलग अलग प्रोविंस पे अलग है। यहाँ चोरी कर रहे हो तो शायद 1 साल की सजा है, कहीं और मद्रास में चोरी कर रहे हो तो 5 साल। अब एक ही रूलर के अंडर 2/3 इंडिया आ गया 1773 तक। तब ब्रिटिशर्स को लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उनके पास 2 कला थी, तो उनको लगा कि अब इंडिया में भी हमें क्या चाहिए, यूनिफाइड लॉ, जो एक क्रिमिनल सिस्टम है वो इंडिया का थोड़ा सा सुधारा जाए। है तो बिजनेसमैन, मगर अच्छा बिजनेसमैन के साथ एक बात और जान लीजिएगा, बहुत इंटेलिजेंट होते थे वो। कहते थे हम कभी राजा नहीं बनेंगे। कभी वो राजा बने नहीं, वो कहते थे राजा नहीं, राजा को हरा के और उसी को कहते तुम राजा बन जाओ, बस हमको 2 चीज दे दो, बाकी तुम्हारी है। हिज एक्सेलेंसी बोलते थे, अरे बड़ा खुश होते थे लोग, हिज योर एक्सेलेंसी। कहीं फिर से बताओ, ट्रांसलेशन पूछते थे, एक्सेलेंसी का मतलब क्या है, वो सब बताएं, ऊंचे वाले, योर एक्सीलेंसी। अब उतने खुश हो जाते थे। तो आप सब जानते होंगे कि ये केवल दीवानी मांगते थे। क्या मांगते थे? ग्रांट ऑफ दीवानी। शाह आलम सेकेंड ने ना
मुगल एम्परर था शाह आलम सेकेंड, उसने 64-65 में 1764-65 में इनको परमिशन ऑफ दीवानी दिया। दीवानी का मतलब केवल ये दो ही चीज चाहते थे, कहते थे हमें बस लॉ एंड ऑर्डर चाहिए और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, बताओ इसके अलावा कुछ और है? और राजा कहते थे तुम राजा हो, राजा रहो, बस हमको दो चीज काम करने दो, क्या? लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे, पुलिस हमारे पास रहेगी और रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, तुम केवल हमसे पेंशन लो। क्या लो? हमसे पेंशन। दो चीजें मांगी और लिया और बाका राजा। क्यों? क्योंकि देखिए राजा उन्हीं को बनाइए, पब्लिक अगर नाराज होगी तो किससे नाराज होगी? राजा से ना। पैसा कौन ले जा रहा है? ब्रिटिशर्स। और नाराजगी किसको फेस करनी पड़ रही है? बहुत ही इंटेलिजेंट, 400 साल आगे की अभी भी बुद्धि रखे हैं, जो हम लोग की सोच नहीं होगी ना उससे ज्यादा। क्योंकि हम लोग की सोच कहाँ तक है? हम लोग की सोच है मैरिज सीजन निकला जा रहा है, फलानी बुआ की लड़की के यहाँ शादी कैसे जाएंगे, 4 दिन जाना है, हल्दी मेहंदी ये सब का। यहाँ हम लोग इसी पे हैं, उन्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तो उनकी सोच कहीं और है, हम लोग की सोच अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच पे है। 1773 में रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, आप सब जानते हैं। रेगुलेशन एक्ट का नाम ही है टू रेगुलेट करना, क्योंकि यहाँ भी करप्शन आ गया था। ब्रिटिशर्स में भी क्या चालू हो गया था? करप्शन। तो रेगुलेटिंग एक्ट इन ऑर्डर टू चेक द करप्शन। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात आई तो कहा ब्रिटिश में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किया जाए, क्रिमिनल लॉ का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए और क्रिमिनल कोड। देखिए अभी भी मोहम्मडन क्रिमिनल कोड चल रही, 1773 में लिखिएगा रेगुलेशन एक्ट अप टू 1773 रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट जब पारित होता है तब इंडिया की क्या स्थिति थी जरा सा समझिए। इंडिया में अभी भी वी आर गवर्न बाय शराज मोहम्मडन लॉज, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया ब्रिटिशर्स ने कोर्ट। और जिले में जो कोर्ट होती थी जिला अदालत, जिला बोलते थे ना, जिला अदालत, ठीक है। जो जिला अदालत होती थी वो प्रिजाइडेड ओवर बाय काजी, मुफ्ती और 2 मौलवी। जो जिला अदालत थी उसके जज कौन थे? काजी, मुफ्ती एंड 2 मौलवीज। 2 मौलवी होते थे, यही लोग जज होते थे, क्योंकि ये दे नो द लॉ ऑफ द शरिया लॉ, यही गवर्न करते थे, यही ट्रायल करते थे, काजी, मुफ्ती और 2 मौलवीज। फिर ब्रिटिशर्स ने कहा थोड़ा सा काम किया जाए कि एक रिवीजनल कोड बना दी जाए। तो कुछ कुछ जिलों को लेकर रिवीजनल कोड बनाए गए, जहां इस कोड का रिवीजन जाता था, सीरियस मैटर में रिवीजन जाता था। और रिवीजन कोर्ट में जो बैठाया गया, अभी भी देखिए इंडियंस को ही बैठा रहे हैं। रिवीजन कोर्ट में चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और 3 मौलवीज। जो रिवीजनल कोर्ट थी, जो बड़े बड़े जिलों में जिला अदालत की रिवीजन होती थी, वो किसके होती थी? चीफ काजी, चीफ मुफ्ती और देयर आर 3 मौलवीज। हेल्प कौन करते थे उनको? 3 चीफ काजी, चीफ मुफ्ती एंड 3 मौलवीज, ठीक है ये। और उसके बाद करीब करीब 1780 के करीब की बात अगर करें, उस समय अपीलेट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब यूरोपियन बैठने लगे। देखिए क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट बनाई गई। कौन सी कोर्ट बनाई गई? क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट एस्टेब्लिश इन 4 बिग डिस्ट्रिक्ट्स, पटना, मुर्शिदाबाद ना, कैलकाटा, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका। पूछते हैं कि कितनी क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट बनाई गई थी? 4। कहां कहां? पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद और कैलकाटा। कैलकाटा नंबर 1 में रहेगा। सबसे पहले कौन रहेगा? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इन 4 जगहों पे क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट बनाई गई और इसमें यूरोपियंस बैठाए गए। अब देखिए जज कौन बैठने लगा? क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट पे यूरोपियंस बैठाए गए। उसके बाद सबसे पहली भारत में सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट, उसको हालांकि नाम सुप्रीम कोर्ट देते हैं मगर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट, सदर निजामत अदालत, कैलकाटा में। पूछते हैं कि सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? सदर निजामत अदालत बोलते थे, ये कैलकाटा में हुआ था। सीजे थे, सीजे प्लस 3 प्यूनी जजेस। सीजे तो आप सबको मालूम होगा, एलिजा एम्पे।
सीजे को फर्स्ट सीजे ऑफ सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट इज ई से एलिजा एम्पे, EMPHY। जो सीजेआई थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे, और 3 प्यूनी जजेस बनाए गए थे, यानी 3 जस्टिस और रहे होंगे, उनका तो कोई नाम का मतलब नहीं है। तो सीजेआई सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट में कौन बैठा? एलिजा एम्पे। ये सब ब्रिटिशर्स हैं। अभी भी यूरोपियन, अच्छा यूरोपियन का अगर कोई मैटर मान लो एक इंडियन और यूरोपियन में झगड़ा हो गया तो उनके लिए जो कोर्ट थी वो अलग थी। अब देखिए रूल ऑफ लेक्स फोरी एक होता है ना, रूल ऑफ लेक्स फोरी, लॉ ऑफ फोरम ना, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ लॉ वहीं का लगेगा ना। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या अमेरिका की लॉ लगेगा? नहीं। लॉ ऑफ फोरम क्या होता है? एक होता है लॉ लेक्स फोरी और एक होता है लेक्स लोकी, लोकल लॉज। ठीक, लेक्स फोरी, लॉ ऑफ फोरम। देखिए नियम यह है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वहीं की लॉ लगनी चाहिए ना, और ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स अपने लिए लॉ अलग रखते थे, ऑल्दो दे आर इन इंडिया, बट जनरली दे यूज्ड टू अप्लाई द ब्रिटिश लॉ। वो कौन से लॉ से गवर्न होते थे? इंडियन लॉ से नहीं। काम कारोबार इंडिया में है और एप्लीकेशन कहाँ का लगा रहे हैं? ब्रिटिश लॉ का, और अपने हिसाब से डील करते थे। उनके लिए अच्छा यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, कोई अपराध है, तो उनके लिए यूरोपियन जज होता था। वो इंडियन जज उनका मैटर सुन ही नहीं सकता था, यूरोपियन जज था। ठीक है, ये जमाना वॉरेन हेस्टिंग का है। वॉरेन हेस्टिंग को बोलते हैं ना द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बोलते हैं ना। वॉरेन हेस्टिंग क्या था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, इंडिया मत लिखिएगा। इंडिया तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग इज नोन फॉर हिज करप्शंस, बहुत करप्ट आदमी था। और वॉरेन हेस्टिंग का दोस्त कौन था? एलिजा एम्पे। ये लोग बहुत अच्छे मित्र थे। हम लोग एक किस्सा पढ़ते हैं, रूल ऑफ लेक्स फोरी का वायलेशन कैसे हुआ। राजा नंद कुमार केस ना 1775 का केस, सब जानते हैं। रूल ऑफ लेक्स फोरी लॉ में हम लोग पढ़े हैं। रूल ऑफ लेक्स फोरी का एक केस है, कहते हैं जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। राजा नंद कुमार वाज अ स्मॉल किंग ऑफ सर्टेन प्रोविंस ऑफ बंगाल। बंगाल के वो कहीं के कोई राजा हो जाते, और वॉरेन हेस्टिंग सीधे तो बिजनेस कर नहीं सकते थे। इनका कोई चिंटू पिंटू मित्र था ब्रिटिशर्स, उसके साथ इनका बिजनेस था। राजा नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस इंपोज कराए थे इंग्लैंड में। राजा नंद कुमार ने क्या इंपोज कराया था इनके खिलाफ? करप्शन चार्जेस। इससे वॉरेन हेस्टिंग काफी ज्यादा नाराज थे। वॉरेन हेस्टिंग वाज अनहैप्पी। एक मैटर कुछ आया जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर आया और चीटिंग का मैटर हुआ। राजा नंद कुमार के अगेंस्ट चीटिंग का केस चलवा दिया। किसके कहने पर? देखिए, जब एक ब्रिटिशर और यानी यूरोपियन और इंडियन के बीच झगड़ा होगा तो कोर्ट कौन सी बनेगी? यूरोपियन। और लॉ कौन सा लगेगा? जबकि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ, नेटिव यहाँ का है, मगर यूरोपियन लॉ लगाई। क्या रीजन क्या था? कि इंडियन चीटिंग में ज्यादा 7 साल या 10 साल की सजा थी, और जो ब्रिटेन में चीटिंग थी उसमें डेथ पेनाल्टी थी। तो राजा नंद कुमार के खिलाफ एकदम फॉल्स चार्जेज ऑफ चीटिंग लगाई गई। फॉल्स चार्जेज ऑफ चीटिंग के बाद चीटिंग का प्रूफ भी हो गया, क्योंकि भाई जब अपनी ही सरकार है, अपने ही लोग हैं, तो इनको डेथ पेनाल्टी दे दी गई। किसमें दे दी गई? ही वॉज वेरी इनोसेंट पर्सन बट अवॉर्डेड विद द डेथ पेनाल्टी। इसीलिए जुडिशियल मर्डर कहते हैं ना। अब देखिए, इंडिया का मैटर है तो लॉ कौन सी लगनी चाहिए? इंडिया की। वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लेक्स फोरी हो गया कि नहीं? और उसके बाद राजा नंद कुमार ने परमिशन, प्रीवी काउंसिल, देखिए जितने कॉलोनीज थे ना उनकी अपील कहाँ जाती थी ब्रिटेन में? प्रीवी पे ना, प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल में जाने से पहले परमिशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है? एलिजा एम्पे। उसने डिनाई कर दिया, कोई नीड है ही नहीं, हमने एकदम जजमेंट परफेक्ट दिया। एज अ रिजल्ट राजा नंद कुमार हैज बीन हैंग्ड, निपट गए। किससे झगड़ा किए थे? कभी भी सुपर बॉस से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपने कुछ मिलना उलना नहीं। राजा नंद कुमार हैंग्ड हो गए। इनको लगा कि हिज एक्सेलेंसी न्याय होगी, कोई न्याय वाय नहीं हुआ।
जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार एंड वायलेशन ऑफ लेक्स फोरी। हालांकि उसके बाद वो जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से गए, उनको हटाया गया, वॉरेन हेस्टिंग वहाँ गए और एलिजा एम्पे, इन दोनों का इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू है। एक बर्ग कमेटी बनी थी ना, बर्ग कमेटी ने रिपोर्ट आई, इनका इम्पीचमेंट हालांकि फेल हो गया, इम्पीचमेंट होता नहीं हुआ, सस्टेन ने किया। पर इम्पीचमेंट चार्जेस किसको फेस करना पड़ा था करप्शन पे? वॉरेन हेस्टिंग एंड द एलिजा एम्पे। ब्रिटेन में गए, खैर अपना जो होता है आप सब जानते ही हैं। उसके बाद बच उच गए। वॉरेन हेस्टिंग की हालांकि डेथ भी एक्सीडेंटल ही हुई थी ना, कहते थे राजा नंद कुमार बिकम नंदी बैल इन इंग्लैंड, और मार दिया सिंह से। डेस्टिनी देखिए ना, करना कुछ नहीं, हम अपने हाथ से कुछ करें तो ठीक है, नहीं करोगे तो कौन बदला उदला ले लेगा? नेचर। देखिए हम लोग भी तो स्टेट बनाकर क्या कहते हैं, तुम गलत काम करोगे तो उसको आपको दंड उंड देते हैं। क्यों दंड देते हैं? रीजन है ना, चेन रिएक्शन ना शुरू हो, लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? वायलेंट। बाकी तो देखिए इतनी बड़ी नेचर है, तब से चली आ रही, तो ऐसा तो है होगा ही नहीं कि कोई कर्मा को लेके अनपनिश रहे, सब बराबर हिसाब होता है। खैर, राजा नंद कुमार का मैटर लेक्स फोरी पे आता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग ने एक और अच्छा काम किया है। देखिए सबके काम अच्छे और अलग हो सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने उसी समय हिंदू लॉ कोडिफाई करने का भी काम किया था। मद्रास से पंडित जगन्नाथ को बुलाया, उनकी टीम को बुलाया। पंडित जगन्नाथ बंगाल में थे, मद्रास करे बंगाल के बहुत नामी गियामी पंडित थे। उनसे पूछा था जिंटो कोड, नेटिव, जिंटो मतलब नेटिव लॉ, हिंदुओं के लिए लॉ बनाने के लिए उन्होंने काम किया था और हिंदू लॉ का फर्स्ट यही कोडिफिकेशन किया। अच्छा, उसके बाद चीज़ें चलती गई, बड़ा एरिया ब्रिटिशर्स के पास आ गया। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि पूरी एक इंडिया को बनाया जाए, इंडिया बना दे। और 1833 का कौन सा एक्ट पास हुआ? द चार्टर एक्ट 1833। ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट में ही बात आई कि देयर मस्ट बी अ सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दो चीजें होती है ना, लॉ पढ़े हो, एक सेंट्रलाइजेशन और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। उस समय भारत को एक करना था। एक करने के लिए क्या जरूरी था? देयर मस्ट बी अ, पूरे इंडिया को, आप किसी भी देश को एक करना हो तो क्या करिए, सबके लिए एक लॉ लगा लीजिए ना। आप लोग जब वो पढ़ते होंगे ना ज्यूरिस्प्रूडेंस में, सेवनी, नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ। लॉ एक ऐसी चीज होती है जब पूरे जगह एक चलेगी तो उतने लोग अपने आप को उसी देश का भाग मानेंगे ना। तो कहा गया पूरे इंडिया के लिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉ बन जाए, सेंट्रल लॉ बने जो पूरे इंडिया में को गवर्न करे। उसके लिए पहला लॉ बनाया, यही आईपीसी ना, लॉर्ड मैकाले बनाया। किसको बनाया गया? लॉर्ड टीबी मैकाले बोलते हैं, थॉमसन कुछ बी करके है मैकाले। मैकाले बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उनको लॉ कमीशन का मेंबर बनाया गया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल, अच्छा इसी 1833 के एक्ट से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। देखिए अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों प्रोविंस उसके पास था। अब उसका नाम क्या कर दिए हम लोग? इंडिया। इंडिया पहली बार आ गया। अब आप एक होने लगे, ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा रोल क्या है? भारत को भारत बना देना। नहीं, भारत को नहीं, इंडिया को इंडिया बनाना। भारत को भारत तो अभी बनाई सरकार, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इंडिया बना दिया। और फिर मैकाले काम दिया कि भाई आप हर जगह के लॉ को देखो, समझो, बनाओ। उस समय वही मोहम्मदन लॉ चलत। मैंने क्या कहा, हिंदू लॉ को रिप्लेस किसने किया? मोहम्मदन लॉ को अब कौन रिप्लेस करने जा रहा है? ब्रिटिश लॉ ना। अब देखिए उस समय 1827 में एक जगह बहुत अच्छी लॉ चली जिसने पूरे मोहम्मदन लॉ को रिप्लेस किया। बॉम्बे प्रोविंस का एक जिक्र आता है, बॉम्बे प्रोविंस में बॉम्बे कोड बना था। और एक मेरे ख्याल से कॉलेज है बॉम्बे का बड़ा फेमस, एल्फेंस कुछ करके है, देखिएगा, एल्फेंसो कोड बोलते थे, अल्फांजो नहीं, वो तो आम है। एक कॉलेज है एल्फेंस करके है ना, वहाँ के गवर्नर थे, एल्फेंस कोड कहते हैं। क्रिमिनल लॉ का सबसे बेहतरीन सिंप्लीफाइड लॉ उस समय बनी थी, उसको बॉम्बे कोड कहते थे 1827। इस कोड को भी देखा गया, मैकाले ने देखा भारत में, और सारी लॉ को भी देखा। ब्रिटेन से लॉ नहीं लाए, यहीं पे सारा एग्जामिन करने के बाद 2 ड्राफ्ट तैयार हुए थे 1937 में और 56 में। पूछते हैं ना आईपीसी के कितने ड्राफ्ट बने थे? 2। आ चुका है नेटवर्क के एग्जाम में। आईपीसी में फाइनल होने के पहले कितने ड्राफ्ट तैयार किए गए थे? 2।
पहला 37, दूसरा 56। 56 वाले ड्राफ्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया क्योंकि 57 हो गया। आप जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वही जला उला के बड़ा ना, वो मंगल पांडे सुने होंगे ना, जलाते थे ना मसाल से सब टेंट, तभी से टेंट वेसल मसाल और ये सब रख दिया गया था आपके आईपीसी में। उसके बाद 1857 में उसको रिवाइज किया गया। उसके बाद 1860 में आप सब जानते हैं आईपीसी बन गई। जो आईपीसी बन गई चलने लगी। 6 कब बनी थी? 6 अक्टूबर को इन्फोर्स हुई थी, 6 अक्टूबर 1860 को। और इन्फोर्स कब हुई थी? 2 साल बाद 1 जनवरी 1862 को। और वो चलती रही 30 जून 2024, इसका भी डेट आ गया। 1862 से स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई से, और 30 जून 12 तारीख रात तक चली ना, 30 जून 2024 को रिपील हो गई है। और इसको किसने रिपील किया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया। तो देखिए आप सब, बदलाव है ना। हिंदू लॉ को किसने बदला? 1556 में मोहम्मदन लॉ ने। मोहम्मदन लॉ को किसने बदला? 1860 में आईपीसी ने। आईपीसी को किसने बदला? अब देखिए हम भारतीय का आ गया। अंत में जो चला था ना, वही हमारा स्वर्णिम काल, सोने की चिड़िया देखो आ गई। साइकिल पूरा वही होता है, देखो फिर घूम के आ गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, हम सब जानते हैं इसके बारे में, और अब इसको पढ़ाना है। मगर ये जो सिस्टम है ना, क्यों थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जानना होगा। ये सिंपल जर्नी नहीं है, ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसके दौरान हम सब कुछ न कुछ पाते रहे, बदलाव करते रहे, बीच बीच में भी अमेंडमेंट होते रहे हैं। अमेंडमेंट इसमें भी होगा जो अभी आपकी लॉ आई है, क्योंकि जैसी सोसाइटी होती है, कार्ल मार्क्स कहते थे लॉ ऐसी होती, कहते हैं एज पर द सोसाइटी एज पर द लॉ। जैसी सोसाइटी की डिमांड होती है वैसे ही क्या मिलती है आपको? लॉ। एक समय में 1860 की लॉ में देखिए बड़ा ऐसे ऑफेंस रखे गए थे जो बड़े इमोरल टाइप के थे, उनको ऑफेंस बनाया गया था। मगर वो यूरोपियंस के यहाँ अपराध नहीं था, जैसे एडल्टरी, ठीक है, एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब यूरोपियन के ऑफेंस नहीं था। केवल कहाँ था? ब्रिटेन लॉ में, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, हमारे मॉरलिटी के अगेंस्ट था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया। मगर वही आपकी सुप्रीम कोर्ट ना 2018 के बाद ये सबको क्या करी, कहीं अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारी सोच समझ इतनी हो गई है कि हमको ये सब अब एडल्ट्री या कॉलोनियल, ये एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस, ये सब कहा ठीक नहीं। इसीलिए जो आपकी बीएनएस है उसमें एडल्ट्री और ये सुसाइड और होमोसेक्सुअलिटी, ये सब अब कोई ऑफेंस नहीं है। हालांकि होमोसेक्सुअलिटी पे आप सब जानते हैं, कोर्ट ने पूछा है कि जो ऑफेंसिव होमोसेक्सुअलिटी है, यानी जो नॉन कंसेंसुअल है, उसके लिए क्या भेजा गया ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने शायद भेजा है, उसके लिए हमें बताइए भाई। कंसेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी के लिए तो कोई बात, मगर जो नॉन कॉन्सेंशियल है, क्या सिंपली वो ग्रीवियस हर्ट है? तो उसके लिए अभी इसमें चेंज आएगा, देखिएगा अभी उसके लिए जरूर, क्योंकि वो जो नॉन कंसेंसुअल है उसके लिए तो पनिशमेंट होना। क्योंकि देखिए हमारी बीएनएस ने कोशिश किया है पूरे ऑफेंस को, ऑफेंडर को और विक्टिम को जेंडर न्यूट्रल करने की। पूरा अटेम्प्ट था जेंडर न्यूट्रल किया जाए, एक्सेप्ट ऑफेंस अगेंस्ट द वीमेन। वो तो भाई जेंडर न्यूट्रल नहीं हो सकता है बाई नेचर, वो तो। मगर बाकी सारे मामलों में क्या करने की कोशिश की गई है? जहां किडनैपिंग में लिखा था 16 साल 18 साल लड़का लड़की, ये सब खत्म, अब चाइल्ड कर दिया। क्या कर दिया? चाइल्ड। यानी जेंडर न्यूट्रल करने का प्रयास बीएनएस में किया गया, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी की डिमांड, कार्ल मार्क्स कहते थे ना, एज पर द सोसाइटी एज पर द लॉ। जैसी हमारी सोसाइटी है वैसा लॉ होगा, और हमेशा चेंज होता है। ये मत सोचिएगा कि लॉ से ऑफेंस खत्म होगा, अपराध तो बढ़ता जाता है ना, ये नहीं है। क्योंकि ऑफेंस
हमेशा देखिएगा आदमी की खुरापात खोपड़ी से चलती है, और ऑफेंस कहाँ से शुरू होता है? दिमाग। और ऑफेंस हमेशा 2 स्टेप आगे रहता है, लॉ उसके पीछे पीछे फॉलो करता है। आईपीसी बनाया सब कुछ, उसके बाद जब मोबाइल हो गया तो डेटा स्टीलिंग और कौन सा हैकिंग, आईटी एक्ट बनाना पड़ा। क्या बनाए आप लोग? आईटी एक्ट 2000 बनाए, उसमें वो ऑफेंसेस रखे गए जो आपके ट्रेडिशनल लॉ में नहीं था। तमाम तरह के और ऑफेंसेस थे जिनको एड्रेस करने की जरूरत थी। भारत में सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही थी। इन ऑर्डर टू कर्ब दीज एक्टिविटी, आईपीसी में टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई प्रोविजन, देखिए आपके 113 में क्या कर दिया गया? टेररिस्ट एक्टिविटी डिफाइन की गई, बड़ा काम किया। ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था, सिंडिकेट, कई लोग मिलके ऑफेंस करते थे, बैठ गए वहाँ, भाई हाँ ठीक, वहाँ मार दे, खोखा ले ले, पेटी ले ले। इसको भी कर्व करना था ना, इसके लिए गुजकोका, मकोका, यूपी कोका, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए स्टेट लेवल पे ऑफेंस था, मगर इसको पूरे क्या करना था? सेंट्रलाइज लेवल पे लाना था। इसीलिए देखिए आपका 111 देखिए, ये सब नए मैं बता रहा हूँ जो नया, बाकी सब पुराना है। 90% इज ओल्ड। भारतीय न्याय संहिता में 90% किसको फॉलो किया गया है? आईपीसी को, एक्सेप्ट माइनर चेंजेस, और 10% नया। और नया में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या चीज रखी गई है? ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज ऑफेंस 111, पीटी 112, टेररिस्ट एक्टिविटी 130। ये स्टेट लॉज में तो थे मगर सेंट्रल लॉ नहीं था इस पे, इसको ले आकर इसमें इंक्लूड किया गया। कुल मिलाकर पुलिस को और पावर देना था। कुछ ने कमेंट भी किया था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पुलिस स्टेट। देखिए 1860 में भी तो यही चला था, बाद में काफ़ी कुछ इसमें अमेंडमेंट हुआ, मगर अब देखिए फिर तो ज़्यादा पावर। अभी आप लोग को वो जब बीएनएसएस पढ़ाएंगे तो उसमें देखिए ज़्यादा चेंज किसमें हुआ है? बीएनएसएस में, जो सीआरपीसी थी पुरानी, उसमें ज़्यादा चेंज हुआ। बीएनएस में बहुत खास चेंज नहीं है, जनरली वही है जो आईपीसी में था 90%। जैसे कि ना चेन स्नैचिंग नाम था, थेफ्ट से हम लोग उसको कवर करते थे। कई स्टेट में जैसे पंजाब में चेन स्नैचिंग ऑफेंस बनाया गया था, स्टेट अमेंडमेंट करके, ठीक है। हमारे यहाँ की क्या किया? चेन स्नैचिंग को बीएनएस में जगह दे दी गई। डेटा स्टीलिंग, मोबाइल चोरी, कार से बहुत लोग उठा ले जाते थे, कोई लोग मूर्ति भगवान ही उठा ले जाते थे, इन सब की व्यवस्था 3045 में कर दी गई। ये इंक्लूडेड था किसमें? थेफ्ट में। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सेक्शन बना दिया गया। यानी बीएनएस में हम लोगों ने देखा कि इस तरह के तमाम चीजें रखी गई। अब इसको पढ़ाने से पहले वो पन्ना निकालो। अच्छा देखिए, इसको सिस्टम वाइज पढ़ाना है, सिस्टमेटिक पढ़ाना है। पहले क्राइम पढ़ाएंगे, मगर कुछ शब्द हैं जो बच्चे एकदम नए हैं, जो बच्चे अभी अपीयरिंग हैं, उनको कुछ शब्दों के साथ इंट्रोड्यूस कराना है। जो आप लोग को लगे वो आप लोग लिखते चलेंगे, वो शब्द बीच बीच में आएगा। वो शब्द कुछ ही पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों को जानना जरूरी है, ठीक है। और वो बीच बीच में आते रहते हैं। हाँ, पहला क्या था? नहीं, अरे नहीं, पोजीशन ऑफ नहीं भाई, वो जो वोकैबुलरी लिखवाएं। अच्छा वो, अच्छा कुछ शब्द आप लोग को जानते हो, जैसे छोटा सा हमने आपको बताया, अभी हमने बताया आईपीसी को रिपील किसने किया? बीएनएस ने। तो जब रिपील का मतलब क्या हो गया? रिप्लेसमेंट। रिपील का मतलब रिप्लेसमेंट। और जब हम आपसे कहें कि डिलीटेड और ओमिटेड, जब शब्द हम यूज करें, डिलीटेड ओमिटेड इंटरचेंजेबल है। अगर हम कहें डिलीटेड और ओमिटेड तो समझिएगा एक लिस्ट है, पूरा लॉ नहीं रिपील हुआ। जब पूरी लॉ को हटाना तो क्या बोलेंगे? रिपील। एक मानिए एक सेक्शन में 5 सबसेक्शन थे, उसमें से एक सबसेक्शन को हटा दिया गया, तो ये क्या बोलेंगे? डिलीशन। ऊपर से हम लेकर आते हैं तो रहने दो, तो उसको बोलेंगे डिलीट करना या ना।
तो रिपील का मतलब पूरी लॉ बदल जाना, ओमिशन या डिलीशन का मतलब कि साहब हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एंट्री हटा दी। ठीक है, लेते हो आज तो मतलब आज तो 0 डे है ना, मतलब 1 डे है, फर्स्ट डे है ना, आज तो है तो 27, मगर ठीक है। तो देखिए कुछ शब्द जरूर जाना करिए जो हम लोग के हमेशा कॉमन प्रैक्टिस में आता है, जैसे डिलीटेड है, ओमिटेड है। ओमिटेड में कहना सर लिस्ट में से एक आध एंट्री हटाना, वो क्या कहलाएगा? ओमिटेड। और पूरी लॉ ही हटा दो, रिपील। तो रिपील का मतलब अलग है, ओमिटेड का मतलब अलग है। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोड, इंडियन पिनल कोड था, उसी को कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है, कोड का मतलब होता है कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट लॉज इन अ वन लॉ ना, दैट इज कॉल्ड कोड। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ढेर सारी चीजों को इकट्ठा, कंसोलिडेट, जब भी कोड होगा तो वर्ड क्या होगा? कंसोलिडेट, इकट्ठा कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? कोड। और किसी छोटे मैटर पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको एक्ट बोलते हैं। एक्ट, कोड सब ये स्टैट्यूट में आते हैं, इनमें वर्ड क्या होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट? आपसे इंटरव्यू में पूछे स्टैट्यूट का क्या मतलब है, तो कहिए लॉ या एक्ट लेजिस्लेटेड बाय लेजिस्लेचर्स, लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर्स आर कॉल्ड स्टैट्यूट। याद रखना, स्टैट्यूट ऑब्लिक एक्ट भी बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कोड, एक्ट। ये दोनों कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। अच्छा, लेजिस्लेचर में हम ये पार्लियामेंट और स्टेट नहीं बोलेंगे, वो तो जिसका इसका सब्जेक्ट है वो लॉ बनाएंगे। पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो उसको सेंट्रल लॉज बोलते हैं। आईपीसी या बीएनएस कैसी लॉ है? ये सेंट्रल लॉ है, सब पे लागू होगी। और कोई उत्तर प्रदेश ने अपना बनाया हो तो उसको लोकल लॉ कहेंगे ना, जिसके आगे यूपी लगा हो। तो यानी एक सेंट्रल एक्ट है, एक लोकल लॉ है, ध्यान रखिए। अच्छा, इसी के साथ जब लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं ना बाई लॉ। क्या बोलते हैं? बाई लॉ। बाई लॉ का मतलब लोकल अथॉरिटी जब अपने लिए लॉ बनाए और उस लोकेलिटी में, जैसे म्यूनिसिपैलिटी अपनी बाई लॉज बनाती है, तो बाई लॉ का मतलब लॉ मेड बाय लोकल अथॉरिटीज, दैट इज कॉल्ड बाई लॉज। और रेगुलेशन एक होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन हमेशा, अच्छा, ये बाई लॉज या रेगुलेशन को ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं ना। रेगुलेशंस आर कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मान लो सरकार ने कहा कि एक एक्ट पास किया, डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट। सरकार ने क्या पास कर दिया? डीम्ड यूनिवर्सिटी एक्ट। और कहा इसके अंतर्गत कोई भी चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी यूनिवर्सिटी खुद बना ले। डीम्ड मतलब मालिक ना, वही है। फैजाबाद रोड पे देखो बहुत डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लाइन उस पार भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हालांकि वो बन गया ना आजकल, फ्लाईओवर बन गया ना, मल्हौर वाला ना बन गया, उधर वो सबसे पहले डीम्ड है। छापा हम लोग पढ़े थे ना, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, खर्चा पूरा तो डिग्री पाओ, 18 दिन में एलएलएम हो जाओ। हाँ, इतना फास्ट ग्रोइंग, बाल बच्चा पैदा होने में 9 महीना लग रहा है, यहाँ एलएलएम मास्टर्स इन लॉ। क्यों? क्योंकि डिग्रियां तो खर्चे की, तालीम के खर्चे की डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। अब वही मुद्दे पे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया अटल बिहारी वाजपेयी का। अब एक एक यूनिवर्सिटी को लेगी, वो खुद ही अपना एग्जाम लेगी, खुद ही पास करेगी, अपना पर्चा खुद बनाएगी, उसमें एम्प्लॉय कैसे होंगे, क्या होगा, उनका रूल्स एंड स्ट्रक्चर वो खुद डिसाइड करें। दिस इज रेगुलेशन। जब भी आप कहीं, जैसे आपने कहा, एक हम टेक एन एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी के नाम ले बीबीडी, बाबू बनारसी, इट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, अब उसमें एम्प्लॉइज का सर्विस रूल, रेगुलेशन, कैरिकुलम, ये सब वो डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने जो रूल्स बनाए होंगे उसी को क्या बोलेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रेगुलेशंस, रूल्स हमेशा कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाती है। तो देखो, एक्ट, कोड, ये सब कौन बना रहा है? दीज आर द स्टैट्यूट। और उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जब बनाया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेशंस। तो जब भी वहां का कोई झगड़ा होगा, सर्विस मैटर आएगा, तो आप कहेंगे रेगुलेशंस निकालो जरा, देखो वहां का क्या है, उसी हिसाब से आपने डिसाइड कर रहा है। हाँ, बता दीजिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा शब्द बार बार आएगा शुरुआत में ही। आज चूंकि
इच्छा हो ही नहीं रही पढ़ाने की, इसीलिए थोड़ा ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एक होता है, अच्छा यूएसए में जाओगे ना तो यूएसए में दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक बोलते हैं मिसडेमेनियर, दूसरा फेलोनी। नाम मिसडेमेनियर और स्पेलिंग क्या बता दीजिए मिसडेमेनियर की। MIS मिस DEMEANOUR MISDEMEANOUR मिसडेमेन्योर, लेसर ऑफेंस पनिशेबल अप टू 1 ईयर। छोटा अपराध होता है, कितने साल के लिए पनिशमेंट? 1 ईयर। तो मिसडेमेनियर और दूसरा होता है फेलोनी। फेलोनी मतलब सीरियस ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा। तो यूएसए में पढ़ दीजिए फेलोनी भी लिखा है। फेलोनी FELONY, फेलोनी सीरियस क्राइम पनिशेबल 1 ईयर और एलाई और डेथ मोर देन 1 ईयर होगा। बस। अच्छा देखिए, यूएसए में ऑफेंस कितने तरह का होता है? मिसडेमेनियर अप टू 1 ईयर, छोटा ऑफेंस ना, और उसके ऊपर का ऑफेंस फेलोनी। फेलोनी मतलब 1 साल से ज्यादा वाले सब क्या कहलाएंगे? फेलोनी। दूसरा कुछ शब्द हम बस आप लोग को बढ़ा रहे हैं, जिनको आता है मत नोट करेंगे, जिनको नहीं आता वो नोट कर लेंगे। हाँ, दूसरा ऑफेंस, ऑफेंस के साथ दूसरा क्या है? क्राइम। अच्छा देखिए, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड है जनरली लाइफ में हम लोग को, मगर ये इंटरव्यू के दौरान बड़ा पूछते हैं। जैसे कि ना आईपीसी में या बीएनएस में, बार बार वहां शब्द जाएगा, आईपीसी में या बीएनएस में ऑफेंस वर्ड यूज है। क्या यूज है वर्ड? ऑफेंस, क्राइम नहीं। देखिए, ऑफेंस और क्राइम दोनों में डिफरेंस है। क्राइम जो ऑफेंस होता है ना, ऑफेंस में भी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। ऑफेंस दोनों तरह के रॉन्ग हो सकते हैं, इट में बी सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग, और ऑफेंस में बी पनिश विद फाइन आल्सो। ऑफेंस फाइन से भी पनिशबल हो सकता है। अब आप कहेंगे सर क्रिमिनल रॉन्ग तो आपने बताया, सिविल कैसे? टैक्स इवेजन क्या है? टैक्स इवेजन इज एन ऑफेंस। इनकम टैक्स एक्ट में क्या है वो? अपराध। उसमें लिखा नहीं है अगर आप नहीं देंगे तो इतने साल की जेल, जल्दी से टैक्स दीजिए। टैक्स इवेजन इज एन ऑफेंस। बार बार मैं बोलता हूं कि कई लोग नहीं चूना उना लगा के देश का बैंकों का फ्रॉड करके चौकसी ऑक्सी थे नहीं, विजय माल्या, दे आर ऑफेंडर्स, दे आर ऑफेंडर्स, बट दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जब क्रिमिनल वर्ड हम बात करेंगे तो क्रिमिनल का मतलब ही होता है, ये जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड है, और क्रिमिनल का मतलब होता है जिससे पब्लिक रॉन्ग हुआ हो। क्राइम इज अ थिंग, और क्राइम ही जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड है। और देखिएगा, चाहे हेनरी मेन, हम आपको कल सब बढ़ाएंगे बताएंगे, ब्लैकस्टन, ऑस्टिन। ऑस्टिन कहते क्राइम क्या है? ऑस्टिन कहते क्राइम इज अ थिंग विच इज परसुएडेड बाय सोवरेन स्टेट। यानी क्राइम जो है ये वर्ड जूरिस्प्रूडेंस का है, ऑफेंस नहीं, क्योंकि ऑफेंस सिविल रॉन्ग भी हो सकता है। पोल्यूशन वगैरह फैलाना ये क्राइम नहीं है। आप पोल्यूशन फैला रहे हो और फूड इलिटरेशन, ये सब क्राइम नहीं है, ये सब क्या है? ऑफेंस है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। क्राइम में भी, क्राइम जो होता है ना, इट मे बी लीगल रॉन्ग और मोरल आल्सो। एडल्ट्री इज अ क्राइम, एडल्ट्री इज अ, स्टिल एडल्ट्री इज अ क्राइम बट नॉट एन ऑफेंस ना। आईपीसी में है क्या पनिशबल? बीएनएस में नहीं। तो आप कहेंगे सर एडल्ट्री इज स्टिल नो ऑफेंस, बट ये मोरलिटी के तो क्या है? अगेंस्ट है। तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है तो एडल्ट्री क्राइम हो सकता है, ऑफेंस नहीं, ध्यान रखिएगा। तो क्राइम और ऑफेंस दोनों में डिफरेंस है। ऑफेंडर अलग होता है और क्रिमिनल अलग। जितना वो चोरी चपाड़ी टाइप के जो साधारण ऑफेंस, दो तरह के ऑफेंस होते हैं ना, एक होता है ट्रेडिशनल ऑफेंस, चोरी चपाड़ी, मर्डर, रेप, ये ट्रेडिशनल ऑफेंस है, और एक होता है व्हाइट कॉलर ऑफेंस जो समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति करता है। चीटिंग, फॉर्जरी, ये सब क्या है? व्हाइट कॉलर ऑफेंस। सदरलैंड इसको क्या बोलते थे? व्हाइट कॉलर ऑफेंस। जो समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, व्हाइट कॉलर किसका होगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति। वो जब ऑफेंस करे तो उसको क्या बोलते हैं? उन्हें हैकिंग। हाँ, आपका केवाईसी बाकी है ना, करा लीजिए, ओटीपी आ रही दे दीजिए, आधार कार्ड अपडेट आता है ना,
हम लोग जानते हैं ना, रोजी उतने दिन तक चला है, उसके बाद हमारे मोबाइल, आप लोग के मोबाइल पे आता होगा ये फ्रॉड है, 1930 पे करिए ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद अब पेपर में छपना बंद हो गया कि डॉक्टर को ई अरेस्ट किया। पहले खूब अरेस्ट होते थे ना, ई अरेस्ट करके और पता नहीं कैसे पैसा वैसा पूरा ले लेते थे, वो होता था, वो आता था तुरंत, उन लोग का आता था। हाँ, आप बहुत सब वाला फिल्म देख रहे हैं पब्लिक का, और काहे कोई पैसा दे रहे हैं। ध्यान रखिए, इसीलिए ज्यादातर लोग ई अरेस्ट जो हुए हैं ना, उनसे फाइनली पूछे काहे, तो कहेंगे कह रहा था ब्लैकमेल कर देंगे। अब डिजिटल अरेस्ट क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अब इतना अवेयरनेस, अब नया कुछ आ रहा होगा, हम लोग को मालूम नहीं है कुछ नया। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है इंटेंशन नॉलेज। अच्छा, इंटेंशन और नॉलेज, ये दो, देखिए दो शब्द आएंगे आप लोग के पास। जो मेंसरिया एक वर्ड होता है ना, पढ़ाएंगे। देखिए मेंसरिया का मतलब क्या होता है, एक होता है इंटेंशन, एक होता है गुड। इंटेंशन माने आशय, डिजायर्ड। इंटेंशन मतलब डिजायरफुल एक्शन ना, आप लोग भी सोच के आए हैं ना, डिजायर है ना, आपकी डिजायर है कि यू वांट टू गेट अ गुड जॉब ना, जुडिशरी में लॉ पढ़ना है, उसके लिए आपका इंटेंशन है, और ये इंटेंशन गुड है। इंटेंशन में भी गुड और बैड, ये गुड इंटेंशन है। आपने सोच लिया है कि साहब हमको पढ़ के मेहनत से प्री मेंस इंटरव्यू निकाल के राजा बाबू बन के नौकरी पाना, ये है गुड इंटेंशन। और एक बैड इंटेंशन, कह रहे हैं यार पता करो कहाँ से खरीद फरोख्त होती है इस पोस्ट की, पेपर आउट करा लें। ये कौन सा इंटेंशन है? बैड। मोटिव देखिए दोनों का सेम है, मोटिव बड़ा अच्छा है ना। मोटिव मीन्स एम ना, वाई ए हैज मेक दिस करप्ट प्रैक्टिस, चीटिंग क्यों किया? क्योंकि ही वांट टू बिकम अ जज। मोटिव का मतलब होता है वाई, और इंटेंशन का मतलब कैसे उसने उसको अचीव किया, मोड ऑफ अचीवमेंट। मोड ऑफ अचीवमेंट में तो इंटेंशन को बोलते हैं डिजायर्ड एक्शन, एन एक्शन विद अ डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप कुछ चीज सोच समझ के करते हो तो वो डिजायर्ड एक्शन होता है। वही अगर बैड है तो उसको बोलते हैं मेंस रिया, गिल्टी माइंड, वो पनिशमेंट देता है आपको। अब देखिए, अगर मेंसरिया की हम लोग बात करें, ये 3-4 लाइन समझिएगा। अगर हम लोग बात करें मेंटल एलिमेंट, क्योंकि एक मैगजीन आपको पढ़ाना है, एक्यूटस नॉन फेसिट्रियम निसी में सिक्रिया, एक्ट डज नॉट इटसेल्फ मेक पर्सन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। अगर उसका इंटेंशन भी गिल्टी है, एक्ट प्लस गिल्टी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। तो गिल्टी इंटेंशन की बात आ रही है तभी वो इविल इंटेंट बनता है। तो इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर्ड एक्शन, और दूसरा होता है नॉलेज। नॉलेज भी पार्ट ऑफ मेंसरिया है, नॉलेज भी आपको पनिश कर सकता है। नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस रिगार्डिंग योर एक्शन। हमको मन नहीं किसी को मारने का, पर हम कह रहे हैं आज लाए निंजा बाइक, आज भीड़ में चला के देखें। मालूम है ना, भीड़ में आप तेज गाड़ी चलाओगे, आपको किसी को मारने का इंटेंशन आपको इसकी स्पीड चेक करना है, अपना जोश चेक करना है, ये सब है, पर आप दूसरे का होश खत्म कर रहे हो। तो अब देखिए, इंटेंशन का मतलब एक लाइन में आपसे कहें डिजायर्ड एक्शन, सोच समझी हुई कार्य, और नॉलेज का मतलब अवेयरनेस रिगार्डिंग योर एक्शन। आप किसी को ले आए और जबरदस्ती कहे ये दवाई है, और जबरदस्ती उसको पॉइजन पिला रहे हो, तो या ऐसी दवा दे रहे हो जो जानते हो तुम्हें मालूम नहीं कि उसको फायदा करेगी, कि आपको कोई नॉलेज है ही नहीं दवाई के बारे में, जबरदस्ती करेगी 2 गोली खा लो अभी सही हो जाओगे। ये किसमें आ गया पनिशमेंट? नॉलेज। यू नो अबाउटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। तो देखिए, इंटेंशन का मतलब होता है डिजायर्ड एक्शन, नॉलेज का मतलब अवेयरनेस, एक होता है निग्लिजेंस। निग्लिजेंस का मतलब ये सब लॉ में आएगा, केयरलेसनेस, डूइंग एन एक्ट विद केयरलेस। निग्लिजेंट है, बड़ा निग्लिजेंट है, तो उसको कहेंगे निग्लिजेंट। और एक होता है रैशनेस, हैस्टी एक्ट। तो इन चारों को एक एक लाइन बता दिए, बच्चे लिख भी रहे हैं। इंटेंशन, एक्ट डन विद डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस।
intention, act done with desirable consequences. Knowledge, awareness regarding consequences of act of person. Awareness regarding consequences of act of a person. Awareness regarding consequences of act of a person. Negligence, failing to exercise reasonable care and precaution. Failing to exercise reasonable care and precaution to avoid injury. Failing to exercise reasonable care and precaution to avoid injury. Carelessness. Rashness, इसके बाद देखिए rashness, acting recklessly and without regard for the consequences. Rashness, acting recklessly and without regard for the consequences. Intention oblique motive. Motive is the reason for an action. While intention is the conscious purpose. While intention is the conscious purpose to perform that action. देखिए डिफरेंट देखिए शब्द है ना, इंटेंशन, नॉलेज, फिर नेग्लिजेंस, फिर ये सब मिलेगा आपको, रैशनेस, और ये डिफाइंड नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये सबसे ज्यादा आए हुए आईबीसी में शब्द है हमारे, इनको डिफाइन क्यों बोलते हैं? दीज आर सिनोनिम्स ऑफ मीन्स रिया। रैशनेस, केयरलेसनेस इसको कहते हैं ना। तो ये सब चीजें हम लोग आगे चल के, इसके बाद क्या है? इसके बाद एक्ट और ओमिशन। अच्छा, एक्ट ओमिशन तो सब जानते हैं ना। एक्ट माने एक्ट मीन्स टू डू समथिंग। एक्ट का मतलब कुछ करना। एक्ट ऑब्लिक ओमिशन याद रखिएगा। एक्ट का मतलब कुछ करना, और क्रिमिनल लॉ में कुछ न करना भी ऑफेंस हो। एक्ट मीन्स डू समथिंग टू कमिट एन ऑफेंस, और ओमिशन व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू डू समथिंग। व्हेन यू आर, ओमिशन का मतलब होता है व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू डू समथिंग एंड इंटेंशनली ओमिट टू डू इट। आप कुछ करने के लिए बाउंड थे, जानबूझकर आपने नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्रिमिनल लॉ में एक्ट भी आपको पनिश कराएगा और ओमिशन भी पनिश कराता। बोथ आर पनिशबल, एक्ट ऑब्लिक ओमिशन। और चलिए, परज्यूरी। अच्छा, ये सब शब्द हैं। परज्यूरी मतलब फॉल्स एविडेंस। परज्यूरी माने फॉल्स एविडेंस, और लार्सनी का मतलब चोरी। ये सब ब्रिटेन वर्ड है। लार्सनी मतलब थेफ्ट, परजरी माने गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट, और लार्सनी का मतलब थेफ्ट। मैंने क्या कहा था, आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस यही सब आप लोग को थोड़ा और बताइए। और प्रोविजो। अच्छा, प्रोविजो पढ़ते होंगे ना, कहते ये इसका प्रोविजो है। ये प्रोविजो नॉट विस्टैंडिंग दैट, ये सब का मतलब होता है कि प्रोविजो का मतलब एक्सेप्शन ना। प्रोविजो का मतलब कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, नीचे प्रोविजो लिखा हो, तो प्रोवाइडेड दैट, कि अब ये जो पढ़े इस मामले में ये अप्लाई नहीं होगा। तो एक लाइन बता दीजिए, नोट करना है तो नहीं तो आगे चलते हैं। जान समझ गए ना? प्रोविजो और क्या क्या शब्द होते हैं? नॉट विद स्टैंडिंग। हाँ, एक एक लाइन में नोट करा दीजिए। प्रोविजो, अ कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। ए कंडीशन और क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू एन एग्रीमेंट और स्टेटमेंट। दिस इज प्रोविजो। नॉटविथस्टैंडिंग,
नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? मीन्स डिस्पाइट और रिगार्डलेस ऑफ, मीन्स डिस्पाइट और रिगार्डलेस ऑफ. It is used in legal document. It is used in legal document to indicate that a particular clause or provision, takes procedure over another clause, or provision. अब इसके बाद annulment. अच्छा, अभी हम लोगों ने डिलीट पढ़ा था ना, रिपील, डिलीशन, ओमिशन, एक अनलमेंट में आता. जब कोर्ट किसी चीज को बोल दे कि ये एफआर का वायलेशन करता है, ये प्रोविजन नल एंड वाइड है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन कोर्ट डिक्लेयर्ड एनी प्रोविजन एज नल एंड वाइड, इट इज अनल्ड. क्या बोलते हैं उसको? अनलमेंट. अच्छा, कोर्ट जब हटा रही है तो अनलमेंट. सरकार पूरे एक्ट को हटा रही तो रिपील. कोई प्रोविजंस चेंज कर रही है तो डिलीटेड या ओमिटेड. डिलीटेड ऑब्लिक ओमिटेड. तो एनलमेंट का मतलब डिक्लेयरिंग सर्टेन प्रोविजन एज नल एंड वाइड बाय कोर्ट. कौन डिसाइड करता है? कोर्ट. और चलिए बस बताते चलें. ओमिटेड ऑब्लिक डिलीटेड हो गया, रिपीट हो गया, रिपील हो गया. टेस्टिमनी. अच्छा, टेस्टिमनी, बार बार शब्द आता है ना. एक होता है टेस्टिमनी और दूसरा होता है डिपोज ना. टेस्टिमनी बता दीजिए, एक लाइन में बोल दीजिए. स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस और पार्टी अंडर ओथ. टेस्टिमनी का मतलब होता है, जब भी एविडेंस में वर्ड आएगा, ही हैज गिवन अ टेस्टिमनी. टेस्टिमनी मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय विटनेस ऑन ओथ इन अ कोर्ट. टेस्टिमनी गिवन बाय विटनेस, testimony given by witness on oath in a court. और यही टेस्टिमनी डिपोज कब हो जाती है? डिपोज की स्पेलिंग DEPOS है ना. डिपोजिशन, DODEPOSITION. डिपोजिशन. यही टेस्टिमनी. कायदे से एविडेंस कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था? कोर्ट में ना. अगला नहीं आ सकता है, बीमार है, या ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट में लाना. ठीक, तो याद है ऑर्डर 26 CPC. कोर्ट अपॉइंट करती कमिश्नर और कहती है कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर होते हैं और जाते हैं उनका एविडेंस ओथ पे. तो व्हेन डिपोजिशन का क्या मतलब है, एक लाइन में जानिएगा. व्हेन एविडेंस रिकॉर्डेड ऑन ओथ ऑफ अ विटनेस आउटसाइड द कोर्ट. व्हेन द टेस्टिमनी of a witness recorded outside the court, when testimony of witness recorded outside the court, it is called depositions. तो अगर कोर्ट में है तो टेस्टिमनी है और बाहर चला गया तो वो डिपोजिशन. और बताइए. ओथ एंड एफिडेविट. अच्छा, ओथ एंड एफिडेविट कहते हैं ना. ओथ एंड एफर्मेशन. ओथ का मतलब ओरल. ओथ का मतलब when you make a statement on oral affirmation. बोल दीजिए क्या है oral? An oath is a solemn, SOLEMN, solemn. An oath is a solemn promise to tell the truth, comma, after made verbally, and sometimes invoking a deity, DEITY. भगवान की शपथ लेते हैं ना. कहते मंदिर में कहते तुम झूठ तो नहीं बोला, मैं ईश्वर की शपथ. जब ओरल होगा, ओरल आप सोलोमन बोल रहे हैं, यानी आपने ओरली कहा कि हम झूठ नहीं बोलते और किसकी हम कसम खाते हैं? डीटिया. तो इसको बोलेंगे ओथ. और वही इन राइटिंग तो एफी. व्हेन योर स्टेटमेंट इज इन राइटिंग, जहां आपने सोलम अफर्मेशन, तो देखिए हम लिखवाई दीजिए एक लाइन. एफिडेविट. While an affidavit is a written statement
written statement where someone confirms the truth, where someone confirms the truth of their statements, under oath, of their statements under oath, essentially a documented version, of an oath, used as legal evidence in court proceedings, comma. The difference is that an oath is spoken, comma, while an affidavit is written document signed by the person making the statement, statute, ये तो हम बता चुके हैं। और चलिए इसके बाद bylaws, हो गया। regulations, prejudice। अच्छा, शब्द जो लोग नए अंग्रेज बन रहे हैं कई बार ना, लोग वैसे तो हिंदी पढ़े होते हैं और लॉ जब करने लगते तो उनको भूत सवार होता है, क्योंकि लॉ हिंदी में बहुत टफ है, निरसन, व्ययन। तो एक होता है, दो शब्द होते हैं ना, ये आप लोग शब्द जानते हैं। एक कहते हैं प्रीजुडिस, एडवर्स। प्रीजुडिस का मतलब एडवर्स, कहते हैं वो बड़ा हमसे प्रीजुडिस है। और एक सब जुडिस होता है, पेंडिंग। सब जुडिस का मतलब when matter is pending before court it is called sub judice, and when authority is adverse to you क्या बोलेंगे? प्री जुडिस। कहेंगे अरे वो हमारे खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, प्री जुडिशियल, प्री जुडिस। तो प्री जुडिस माने एडवर्स, सब जुडिस मतलब मैटर इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट। और सब जुडिस हो गया। हाँ। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज तो हो गया ना, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। हाँ। मॉरल टर्पिट्यूड। अच्छा, मॉरल टर्पिट्यूड ऑफेंस को ही बोलते हैं ना। व्हाट इज मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं ना, देखिए बता दीजिए। मॉरल टर्पिट्यूड is a legal term. Moral turpitude is a legal term that refers to a behavior that is immoral, and wicked, WICKED, not wicked but wicked, full stop. It can also mean behavior that is unethical, unjust, or violates social standards of the society, Example is theft, perjury. अब है जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, बाल अपराधी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट, DELINQUENT, delinquent, DELINQUENT. Juvenile delinquent means young person who break the law,
who break the law. Young person who break the law. Morality. Morality. अच्छा, लॉ और मोरालिटी तो साथ चलती है ना, इसका लेके काफी ज्यादा है। वेदर लॉ कंसिस्ट ऑफ मोरालिटी आर नॉट, तो हम लोगों ने पढ़ा ना, लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम, डेवलिन का था ना, लॉर्ड डेवलिन का स्टेटमेंट, ये तो बहुत आता है ना आपके जूरिस्प्रूडेंस में। लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम मोरालिटी। लॉ और मोरालिटी अलग कैसे हो सकती है? क्योंकि मोरालिटी कौन पैदा करता है? सोसाइटी। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरालिटी। और मोरालिटी को स्टडी करने का जो पैटर्न, वो इथिक्स कहलाता है। व्हेन यू मेक, इसलिए आपके चैप्टर में इथिक्स होता है ना। इथिक्स क्या होती है? इथिक्स टू स्टडी द मोरल बिहेवियर। आप जब भी पैटर्न एंड मोरल देखते हो, और मोरलिटी क्या है, तो कहते हैं सर कुछ कस्टम्स, कॉन्डक्ट होता है जो सोसाइटी ने फिक्स कर रखा है, जिनको अगर अगेंस्ट जाओगे तो बोलेंगे इमोरल। भाई दो लोग, यानी दो यंग लोग हैं, साथ रह रहे हैं, मतलब वो मेल फीमेल है, साथ रह रहे हैं विदाउट मैरिज, एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से तो क्या है ना, इमोरल है ना। बट लॉ के अगेंस्ट ये इमोरल या इलीगल नहीं। तो तमाम देखिए, लॉ एंड मोरालिटी गो हैंड टू हैंड। मगर कभी कभी जब सोसाइटी अपने आप को चेंज करती है, थिंकिंग बदलती है, तो इन दोनों में गैप देखा जाता है। बहुत सी चीजें हैं जो मोरालिटी के अगेंस्ट है, मगर वो शायद लॉ के अगेंस्ट ना। ये तो डिपेंड करता है सोसाइटी कैसा चाहती है। लॉ वैसे ही होता है। देखिए, लॉ का बहुत बड़ा पोर्शन तो कभी चेंज नहीं होगा। एंशियंट इंडिया से भी चोरी चपाड़ी, लूट डकैती, ये सब क्या चल रहा होगा। मगर जो मॉरल से रिलेटेड है, जितने ऑफेंस सोसाइटी और मॉरलिटी के इथिक्स के अगेंस्ट है, उनमें हमेशा क्या पाओगे? चेंज आता जाएगा, हमेशा चेंज होगा। सोसाइटी अपने आप को चेंज करती ही करती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं तो मॉरलिटी, इथिक्स। हाँ, फिर है प्रिपरेटर। नहीं वो छोड़ दो, परपिटरेटर तो वही बोलते हैं ना, एक्यूज्ड, छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब देखिए, यहाँ से हम लोग ने कुछ चीजें आपको, शब्द आपको पढ़ाए, और भी बीच बीच में शब्द आएंगे तो मैं शब्दों को आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। एथिक्स रह गया, मॉरलिटी एंड एथिक्स। हाँ, मॉरलिटी एंड एथिक्स लिखना है कि समझ गए? समझ गए ना? क्या बोले सर? समझ गए, समझ गए। वो मॉरलिटी वही होती कि आप लोग शांत रहें। एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स हमेशा एक ग्रुप के लिए होता है ना। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना, वो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है, वो डॉक्टरों को कुछ रूल्स एंड तो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉरलिटी है उसको इथिक्स बोलते हैं, और जो सोसाइटी के लिए जनरल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉरलिटी। और इथिक्स और मॉरलिटी का लॉ में बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना इमैनुअल कैंट को, कैंटेनियंस प्रिंसिपल पढ़ते हैं। वो लाइन मुझे मतलब कभी भूलती ही नहीं है, लॉ कैन नॉट मेक्स मैन वर्चुअस। क्या लॉ किसी को गुणवान बना सकती है? अगर बना देती तो आरजीकर वाला कांड होता। आप जितना भी हार्श कानून बनाते जाओ, वो लॉ, और ये जो ना लॉ, इमैनुअल कैंट ने कहा था ना, एक इनर बिहेवियर होता है, एक आउटर। आउटर तो आप लॉ से क्या कर सकते हो? कंट्रोल। मगर आदमी की जो सोच, जो इनर बिहेवियर होता है, जो आपके कंडक्ट को मोटिवेट करता है, आदमी क्लिस में जी रहा है, एकदम अंदर अंदर धरे पड़ा, ये चीज कंट्रोल करने वाली नहीं होती। यही होता है ह्यूमन बिहेवियर, जिसकी स्टडी होनी। बिहेवियरल साइंस आप लोग पढ़ते होंगे, साइकोलॉजी और क्या क्या बोलते हैं ना, जिसमें बिहेवियरल साइंस पढ़ाया जाता है, पैटर्न ऑफ। क्योंकि बिहेवियरल साइंस कहता है ना, वही तो है, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। आपको सिन, तो आखिर वो सिन और सिनर बन कैसे गया, उसके लिए ही जो स्टडी होती है, और उसी पे हमारा रिफॉर्मेटिव लॉ भी पूरा बेस्ड है। रिफॉर्म थ्योरी किस पे होती है? उसी पर बेस्ड होती है। अब आइए आज का, अब हम लोग अब बीएनएस का, यानी बीएनएस क्या, क्रिमिनल लॉ का, कितना बजा है
अभी हुआ 6:50। अच्छा, देखिए बस आज आप पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आज हमने कहा था इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। बस सुन लीजिए कैसे। आप सबके हाथ में देखिए एक नोट्स है, नया नोट्स हम लोगों ने बनवाया है। बहुत दिन से पुराने वाले पे अपना काम सेट चल रहा था, और क्या करें ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो अब एक आवश्यकता आई, तो हम लोगों ने ये फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहला बैच है जिसमें मैं ये नोट्स दे रहा हूँ। इसके पहले हम लोग का कौन सा चल रहा था, आईपीसी। अच्छा, जब पढ़ाते हैं पैटर्न ऑफ टीचिंग समझ लीजिए इसको, बीएनएस को पढ़ाने का, या आईपीसी बार बार शब्द निकले तो समझिएगा इसी पे। सबसे पहले हम लोग एक मैगजीन को सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम में आता है, एकुटस नाम निसीमेन। आप कहीं से बस एक समझ लीजिए, वही मैं कल पढ़ाऊंगा। पहले इस मैगजीन को पढ़ाएंगे, ठीक है। इस मैगजीन का एप्लीकेशन इंग्लैंड में और इंडिया में। इस मैगजीन का एक्सेप्शन क्या है, देखिए 3 चीजें आप लोग कहीं नोट कर लेना, वही 3 चीज मुझे कल पढ़ानी है। ए चाचा, इथिकल नहीं है सब, इथिक्स क्या है, शांत। इथिक्स क्या कहती है, इथिक्स कहती है बी क्वाइट, शांत रहो वरना सर और चाटेंगे। हमारे पास है क्या, बक 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 करेंगे, उसी में 2 पैसा भी मिल जाता है, घर परिवार चलता है। वैसे हमने भी सोचा है, हमसे पहले सोच कुमार विश्वास ने कर लिया, एक धंधा बंद दूसरे धंधे चालू, वही सबसे फाइनल है। प्रवचन देते ना सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हम भी लॉ के साथ मिक्स करेंगे, देखना, हेडिंग टुवर्ड्स दैट। हाँ, कमाई उसमें डॉलर में मिलेगा, ये में रुपया है, उसमें मांगना नहीं है। मांगो नहीं, हम लेते हैं आप अपनी। अब यहाँ लफड़ा फंस जाता है यार, इच्छा अनुसार क्या। तो अगर 500 देने की सोच रहा होगा तो कहेंगे नहीं, थोड़ा मैटर बड़ा है। तो अभी तो बाद में इच्छा अनुसार रहेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा यही मैगजीन बताना। इस मैगजीन का इंग्लैंड में और इंडिया में एप्लीकेशन, इसका एक्सेप्शन, प्लस इसके साथ फिर दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, एलिमेंट ऑफ क्राइम। डिफिनीशन हम आपको आज या कल में कुछ भेजेंगे, क्योंकि लिखवा पाना संभव। डिफिनीशन ऑफ क्राइम, फिर उसके साथ एलिमेंट ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये 3 ट्रेडिशनल हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। यानी मेंसरिया की मैगजीन, उसका इंग्लैंड में एप्लीकेशन, इंडिया में एप्लीकेशन। एलिमेंट ऑफ क्राइम, क्राइम किनसे बनता है, डिफिनीशन ऑफ क्राइम, एलिमेंट ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम। इतना जब पढ़ा लेंगे कल, उसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे BNS। तो मतलब उसके बाद वही सेक्शन 1 ऑनवर्ड्स जैसे चलते हैं, रिपीलिंग सेक्शन वगैरह पढ़ाने के बाद उसके बाद डायरेक्ट आएंगे। तो अभी कल हमारा 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाकी है। तो चलिए आज की क्लास हम सब बंद करते हैं। ऑफलाइन सबको बेटा थैंक यू वेरी मच।